जय हिंद दोस्तों, मूडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए यहाँ पे हम सी टेट एम पी टेट मैथ पेडागोजी की प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज लेके चल रहे हैं। इसके पहले हमने 14 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जो 2011 से 2024 के बीच क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं पहले 14 वीडियो में। हम यहाँ पे ये 15वां वीडियो लेके आए हैं और इसकी जब तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं जाएगी तब तक हम ये सारी चीज़ें लेके आएंगे जो 2011 और 2024 के बीच में आया हुआ है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 15 से 30 तक के गुर्जों का योगफल प्लस 24 और 40 का एचसीएफ माइनस सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर है। चलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन को, इसकी लैंग्वेज ऐसी दी हुई है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, 15 से 30 तक के 5 गुर्जों का योगफल। ठीक है, 15 से 20 लीजिए, 15 से 30, 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 इक्वल टू योगफल कितना आ जाएगा इनका, 30 20 50, 50 5 55 20 75 15 90। ठीक है, और फिर क्या बोला है कि 24 और 40 के एचसीएफ 8, 24 और 40 के एचसीएफ निकाल लेते हैं अपन, कितना 24 और 40 का। ठीक है, तो आप एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे चलिए एचसीएफ निकाल के देते हैं, इस वैल्यू का आप याद रखिएगा। ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं, 24 का कितना आ जाएगा, 24 निकाल सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 3 8 29 24। ठीक है, और 40 के लिए क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 2 2 4 4 2 8 8 5 40। तो इससे कितना आ जाएगा, इससे कितना आ जाएगा 2 2 और 2 कितना, 2 चौको 8, इससे कितना आ गया 8 आ गया। फिर बोल रहा है 8 आ गया। अब माइनस सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, सभी क्या कर देते हैं, -2 कर देते हैं। देखिए 15 से 30 तक के 5 गुणों का योगफल कितना आया था, यहाँ पे सॉल्व करते थे। 15 से 20 के गुणों का योगफल कितना आया था, 90 आया था। ठीक है, प्लस 24 और 40 के से कितना आया था, 8 आया था। अब माइनस सबसे छोटी अभाज्य संख्या, माइनस सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया 90 8 98, 98 2 गए 96। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 प्लस 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 में क्या जोड़ा जाए कि 7 प्राप्त हो जाए। सभी संख्याओं को क्या करेंगे आप, जोड़ दीजिए। सभी संख्या को क्या करें, जोड़ देंगे और 7 के बराबर कर देंगे तो आपको जो भी आंसर प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए यहाँ पे देखिए सॉल्व किया हुआ है, 6 प्लस 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6 प्लस एक्स। हम क्या जोड़ने, एक्स जोड़ लें, एक्स क्या हम संख्या मान लेते हैं, क्या लिखे, क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए, मतलब एक्स जोड़ा जाए तो किसी और हो जाएगी और 7 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या 7 हो गया और सभी को ऐड कर लीजिए तो कितना आ गया, सभी को जोड़ने पे क्या मिला अपने को 6.666 प्लस एक्स इक्वल टू 7। अब एक्स इधर ही रहेगा और 7 इधर चला जाएगा तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.334। ठीक है, ये सिंपल प्लस माइनस करना है, इसमें कोई ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 60 है। ठीक है, यदि अगली 2 सम संख्याएं भी उससे जोड़ दी जाए तो योगफल क्या होगा। ठीक है, हम पहले क्या मानते हैं, 5 क्रमागत सम संख्याएं क्या हैं। ठीक है, पहली संख्या क्या मान लीजिए x, दूसरी संख्या मान लीजिए x प्लस 2 तो इधर भी मानना पड़ेगा x माइनस 2। ठीक है, तीसरी संख्या चौथी संख्या मान लीजिए x माइनस x प्लस 4 तो इधर भी क्या मान लीजिए x माइनस 4। तो अब कितनी 5 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, और क्या बोला है कि इनका योगफल किसके बराबर है, 60 के बराबर। तो आप सभी को ऐड कर दीजिए, सभी को ऐड कर दीजिए। ठीक है, किसके बराबर, 60 के बराबर। तो कितना आएगा, कितने एक्स हो गए, 1 2 3 4 5, 5 एक्स हो गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो जाए 5 एक्स
प्लस 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, इस एक्स की वैल्यू का आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये सभी 5 संख्या याद रखिएगा जो हमने माना है, ये 5 क्रमांक संख्याओं का हमने माना है। ठीक है, तो अभी 5 क्रमांक संख्या क्या हो जाएगी, सभी एक्स की वैल्यू रख दीजिए सभी की जगह, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, तो एक्स प्लस 2 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं, इसको याद रखिएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, एक्स प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, और एक्स माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और एक्स प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये एक्स माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 5 क्रमांक संख्या हमको मिल गई, कितनी मिल गई, 8, 10, 12, 14 और 16। फिर क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि अगली दो सम संख्याएं यदि अगली दो सम संख्याएं भी जोड़ दी जाएं, तो अगली दो सम संख्या मान लिया हम 18 मान लिए और 20 मान लिए, जोड़ जाएं तो योगफल क्या होगा, अब इन सभी का योगफल निकाल लीजिए, किसका, इन सभी का योगफल निकाल लीजिए, 20 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8, सभी को ऐड कर दीजिए। वीडियो पॉज करिए, आप सभी को ऐड करिए तो आपको मिल जाएगा 98। आपका ऑप्शन नंबर रहेगा 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, स्केल पेंसिल तथा रबड़ क्रम से 6, 10, 12 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि कोई दुकानदार तीनों वस्तुएं समान संख्या में खरीदना चाहता है तो उसे स्केल पेंसिल तथा रबड़ के क्रम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे। ठीक है, हम क्या कहते हैं, 6, 10 और 12 क्या ले लेंगे, 6, 10, 12 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 6, 10 और 12 का एलसीएम ले लीजिए आप, 6, 10 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, तो 2 6 5 10 2 6 12। ठीक है, फिर 3 5 और 2 6 कितना आ गया, फिर 3 5 और 3 आया, 3 से जाएगा, 3 कम 3 5 और 1 कम 1, फिर 5 से आएगा, 5 कम 1 कितना आया, 5 5 15 15 2 30 30 2 60, तो अब कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 6, 10, 12 का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। चलिए यहाँ पे याद रखिए कितना गया, एलसीएम आ गया 60 आ गया। फिर क्या बोला है, यदि कोई दुकानदार तीनों वस्तु समान संख्या में खरीदना चाहता है तो उसे स्केल पेंसिल तथा रबड़ के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल स्केल की टोटल पैकेट संख्या कितनी होगी, 60 हो गई। तब देखते हैं स्केल के पैकेट कितने हैं, स्केल के पैकेट कितने थे, 6 थे, तो 60 और 6 कितना हो जाएगा, तो कितने पैकेट हो गए, 10 पैकेट हो गए स्केल के। फिर पेंसिल के देखते हैं, पेंसिल के कितने, 60 बटे 10 कितना हो गए, 6 हो गए। ठीक है, और तो 10 और 6 किस में है, 10 और 6 ऑप्शन नंबर 3 में, आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शिवानी को एक परीक्षा में प्रथम आने पर उसकी माँ ने 300 रुपये दिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोलता जाता है आप उसको हल करते जाइए। 300 रुपये दिए, उसने उस धनराशि में से 1/4 अपने भाई को दे दिया। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते जाइए, 300 रुपये दिए तो इसने 1/4 क्या कर दिए, भाई को 1/4 भाई को दे दिया, कितना 1/4 1/4, तो 4 7 28 और 28 और कितना 2 4 5 20 75 रुपये। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए कितना 75 रुपये किसने अपने भाई को दे दिया। ठीक है, फिर क्या होता है, बची हुई राशि, तो 75 दीजिए तो कितना बचा, 300 में 75 घटा दें कितना बचा, तो 300 माइनस 75 घटा दिए तो कितना बचा, 225 बचा। फिर क्या बोला है, बची हुई राशि का 1/3 छोटी बहन को दिया, मतलब 100, मतलब क्या हुआ, 225 में बचा तो 1/3 छोटी बहन को दे दिया। ठीक है, 1/3 और छोटी बहन को दे दिया तो कितना बचा, 225 में दिए ना, क्योंकि 75 तो पहले ही अपने शिवानी को दे दिया, तो 3 7 21 और 3 5 15, मतलब उसने 75 रुपये फिर अपनी छोटी बहन को दे दिया। तो अब कितना बचा, 225 माइनस 75, अब कितना बचा, 150 रुपये बचा। ठीक है, अब कितना बचा, शेष राशि कितनी बची, 150 रुपये बची। तो क्या बोल रहा क्वेश्चन कि तो शिवानी ने कितनी धनराशि अपने लिए रखी, तो उसने कितनी रखी, 150 रुपये, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि उसने 300 में पहले 1/4 किसको दिया, अपने भाई को दिया,
तो कितना 75 रुपये भाई को दे दिया, फिर कितना बचा 225 रुपये बचा। 225 का भी एक तिहाई किसको दे दिया, अपनी छोटी बहन को दे दिया। तो फिर कितना दे दिया 75 फिर दे दिया, तो 75 तो 150 दे दिया, तो कितना बचा 150 बचा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। 3 समकोण बराबर 300। देखिए 3 समकोण कितना हो जाए 90 बराबर 300, तो 9 3 27, 270 बराबर 300, ये बराबर नहीं है, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा क्या बोलता है 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 दो को क्या लिख सकते हैं 3 दूनी 6 1 7, तो 7 सही 3 दूनी 6 1 7/2। ठीक है, तो 7/2 गुणे 90, तो कितने 45 जाएगा, और 45 के गुणा 7 में करिए कितना आ जाएगा 7 में 35 5 हाथ सिलाई 3 और 7 चौक 28 29 30 31 315, मतलब ये क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया। ये क्या है इसके बराबर है, मतलब तो सत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ नहीं है। ठीक है, मतलब क्या बोला है एक समकोण त्रिभुज की लंबाइयाँ नहीं है। देखिए ये क्या है, ये अगर आपने पढ़ा होगा तो क्या पाइथागोरस प्रमेय का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको क्या 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपको क्या समीकरण बनाना हो। समीकरण से कहते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको बताता हूँ। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे कि सभी समीकरण को अलग अलग करके क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। तो इसमें क्या बोला है कि भुजाओं की लंबाइयाँ नहीं हैं, आपको नहीं में याद रखना है, मतलब जो इसके बराबर नहीं है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है 17 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग और प्लस 8 का वर्ग। तो 17 का वर्ग कितना हो गया 17 हो जाएगा। आप यहाँ पे सॉल्व करिए 17 का वर्ग कितना हो जाएगा आपको, तो आपको 17 का वर्ग क्या हो जाएगा 29। मैं आपको सबसे पहले कहा बोला हूँ कि 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर और 1 से ले कम से कम 15 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 29 और 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, मतलब क्या हुआ ये दोनों क्या है 29, मतलब क्या है ये भुजाओं की लंबाई। ये वाला पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। क्या वो पूछा लंबाइयाँ नहीं हैं। दूसरा क्या हो जाएगा 6 8 और 10, तो हो जाएगा 10 दाम 100 इक्वल टू 8 8 64 और प्लस 36। ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा क्योंकि ये भी तो बराबर है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं 6 36 बराबर 24 और प्लस 25, क्या आ जाएगा, या तो ऐसे देख ली 6 मतलब क्या ये बराबर नहीं है, तो 36 का क्या आ जाएगा 49 हो गया ये, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही का लंबाइयाँ नहीं, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। क्योंकि क्या पूछा है समकोण त्रिभुज भुजाओं की लंबाइयाँ नहीं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। इसको कुछ नहीं, आपको सीधा पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लिखना है और उसका संतुलित कर देना है। अगर संतुलित है तो आपका ऑप्शन नंबर सही नहीं होगा, और संतुलित नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला की कितने बड़े अक्षरों में घूर्णन सम्मिलित होती है। अंग्रेजी वर्णमाला की कितने बड़े अक्षरों में घूर्णन सम्मिलित होती है। देखिए हम यहाँ पे एक क्या करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या हो, जैसे कि लिखते हैं किसमें क्या होती है घूर्णन सम्मिलित होती है। ठीक है, हम देखते हैं ए, पहले ए लिखते हैं। ए में क्या घूर्णन सम्मिति है, फिर बी सी इनमें नहीं है, डी में भी नहीं है, ई इसमें भी नहीं है, एफ इसमें भी नहीं है, जी इसमें नहीं है, एच ये देखिए एच में क्या है घूर्णन सम्मिति। कैसे देखिए ये एच बनाया तो क्या हुआ ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री। ठीक है 360 डिग्री बन गया। ठीक है, तो क्या होगा एच में हो गया, इसी प्रकार किसमें होगा
आई में होगा, क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री और ये 160 डिग्री, 360 डिग्री। आई जे में भी नहीं होगा, जे में भी नहीं होगा, के में भी नहीं होगा। मतलब क्या बोला है, घूर्णन सममित, मतलब जो 360 डिग्री का लगभग कोण बना ले। तो आई भी नहीं होगा, जे, के, एल, एम, एन, एन में हो जाएगा, ओ में भी हो जाएगा, ओ, पी में नहीं होगा, क्यू में नहीं होगा, आर में नहीं होगा, एस, टी, यू, वी, डब्ल्ययू, एक्स में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये कोण बना है। ठीक है, तो एक्स में भी हो जाएगा। और बाई और जेड, बाई में भी नहीं होगा, ठीक, क्योंकि देखिए बाई में सिर्फ 3 ही एंगल बन पा रहे हैं। और जेड में भी हो जाएगा, क्यों? जेड में क्या हो जाएगा, जेड में हो जाएगा ये और ये। ठीक है, तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्या क्या हो गया, मैं आपको लिख देता हूँ कि घूर्णन सममिति कौन कैसे हो गई। H I N O X Z, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में जो कितनी सममित आकृतियाँ होती हैं, कितनी सममित आकृतियाँ होती हैं, कितनी होंगी आपकी, 6 हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 12 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार शीट के सभी कोनों से 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काट लिए गए। इस प्रकार शेष बची शीट का क्षेत्रफल। ठीक है, हम यहाँ पे क्या होते हैं, एक आयताकार शीट ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि ये क्या है, ये कितने कितने के है, ये 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के। ठीक है, बीच में सभी कोनों से 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटते हैं। ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं, 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, वर्ग ले लेते हैं। वर्ग ले लेते हैं। ठीक है, वर्ग ले लेते हैं, कितने कितने के, 3 3 के, मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या होगी, 3 3 वर्ग सेंटीमीटर, 3 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अब आयताकार शीट का क्षेत्रफल क्या हो गया, आयताकार शीट का फल कितना दिया था अपना, 12 और 8 दिया था। पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 और 8, 12 8 96। ठीक है, पहले इसका वर्ग क्षेत्र कितना था, 96 था। फिर कितने वर्ग काटे, 1 2 3 4। फिर आयताकार इनमें क्या सभी कोनों में कितना कितना वर्ग सेंटीमीटर काटे, 3 सेंटीमीटर। कितनी बार काटे, 4 को कितनी बार काटे, 3। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर एक, मतलब सारी भुजाएं 3 3 सेंटीमीटर की। और चूंकि कितनी बार काटे हैं, 4 बार काटे हैं, तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 9 चौको 36। तो 96 माइनस 36 कितना आ जाएगा, 96 माइनस 36 कितना आ जाएगा, 96 माइनस 36 आपको आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। समझ में आया। पहले एक आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले हम पूरा, तो आयत क्षेत्रफल कितना आ गया, 96। फिर इन सभी का क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9 चौको 36। और 36 कितने, चूंकि 4 वर्ग हैं तो 36 गुणे 4, ये 9 चौको 36। और 36 का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेलगाड़ी पी स्टेशन ए से 6:40 बजे चलती है और स्टेशन बी पर उसी दिन 21:30 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी क्यू स्टेशन से 19:10 बजे चलती है और अगले दिन 10:50 बजे बी पर पहुंचती है। किस रेलगाड़ी ने अधिक समय लिया और कितना समय लिया। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो रेलगाड़ी पी द्वारा लिया गया समय कितना है, पी द्वारा लिया गया समय कितना है, 6:40 से उसी दिन 21:30 कितना हो गया, 21:30 से कितना हो गया, 6:40। ठीक है, उसी दिन हो गया 21:30 से 6:40, तो टोटल कितना घंटा हुआ। आप उसे अगर घड़ी देखिए बनता है तो आप इसको हिसाब लगाइएगा कि 6:40 बजे चली और उसी दिन 21, मतलब सुबह 6:40 चली और फिर रात में 9:40 पहुँच गई, तो आपको टोटल कितना हुआ,
14 घंटे 50 मिनट हुए। ठीक है, फिर क्या बोलता है, तथा रेलगाड़ी क्यू द्वारा लिया गया समय, क्यू द्वारा लिया गया समय कितना है, 19:10 से 10:50, मतलब शाम को 19:10 में चली और फिर कितने से पहुँच गई, अगले दिन पहुँच गई कितने, 10:50 पहुँच गई। तो अब तो कितना समय लिया, ये टोटल समय लिया कितना, 15 घंटे 40 मिनट। ठीक है, सुबह 7:10 में चली और अगले दिन कितने बजे पहुँच गई, 10:50, तो 12 घंटा ये हो गया, 12 3 15 ये हो गए, और उधर 50 में 10 घंटे कितना, 40 आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 15 घंटे 40 मिनट हो गया। अब क्या करना है, अब दोनों में अंतर कितना है, तो दोनों में अंतर कितना है, अब इन दोनों क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो अब इन दोनों माइनस करने तो कितना अंतर हो, 50 मिनट का अंतर हो गया। तो 15:40 पहुँची और 14:50 में कितना अंतर होगा दोनों, 10 मिनट इधर लीजिए, 40 मिनट इधर, तो 50। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो मतलब इसमें क्या हुआ, तो क्यू द्वारा 50 मिनट अधिक समय लिया गया। क्यों, क्यू द्वारा, क्यू कौन सा वाला था, क्यू ये जो दूसरी बार चला था, तो क्यू द्वारा 50 मिनट ज़्यादा समय लिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंकित 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ लगाता है, वह उसके प्रतिदिन 3 चक्कर लगाता है, वह एक सप्ताह में उस पथ पर कितनी दूरी तय करता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अंकित द्वारा एक दिन में कितनी दूरी तय की जाती है, 400 मीटर की कितने दिन चक्कर लगाता है, 3 चक्कर लगाता है। तो 400 मीटर 3 गुणे 400 गुणे 3 मतलब 1200 मीटर, 1200 मीटर, चूँकि हमको दूरी किसने बोला है, किलोमीटर पूछा है, तो हम 1200 मीटर क्या ले सकते हैं, इसको हम 1200 मीटर को 1.2 किलोमीटर ले सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, और चूँकि क्या बोला है, एक सप्ताह में उस पथ पर कितनी किलोमीटर तय करता है, बस हो गया। 1.2 का 7 में गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 में 14 4, हाँ सिलाइए, 7 के हम 7 1 8 8.4 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न पैटर्न में आगे क्या आएगा। ठीक है, निम्न पैटर्न में आगे क्या आएगा, देखिए एक A14 B8 9 27 60 D26। ठीक, इसका एक पैटर्न बना लेते हैं, कैसे बनता है, 1 A1 4 B8। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, और फिर क्या था 9C27, इसे देखिए तो क्या ये कितने इसके 2 का स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 2 का क्यूब हो गया, इसका ये भी 1 का स्क्वायर हो गया और 1 का क्यूब हो गया, और ये A B C, ये एक एक पैटर्न क्या है, +1 चल ही रहा है, C आगे क्या है, आगे क्या है, ये किसका है, ये 3 का क्यूब हो गया, और ये 3 का स्क्वायर हो गया और 3 का क्यूब हो गया, 3 3 9 और 3 3 9 27, और ABC, और फिर नए पैटर्न क्या होता है, मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और फिर क्या आ जाएगा C के बाद D और फिर 4 का क्यूब। ठीक है, D तक है, तो इसी पर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, D के बाद क्या आ जाएगा E और फिर 5 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा आपका 5 का मतलब 25 25E और 5 का क्यूब 125। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक विद्यालय में समूह गान प्रतियोगिता में प्रस्तुत सबसे अच्छा गाना चुनने के लिए 540 विद्यार्थियों ने मतदान किया। प्राप्त मतदानों के आधार पर इन समूह गानों A B C तथा D में एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित किया गया है, जिसके लिए वृत्त के केंद्र पर क्रमशः 120 80 70 90 के कोण बने हैं। कितने विद्यार्थी के समूह गान B के लिए मान दिया गया है। कल्पना कीजिए कि एक विद्यार्थी केवल एक समूह गान में मत देता है। चलिए क्या बोला गया है कि समूह गान B के लिए मत देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछा गया। ठीक है, तो हम क्या बोल लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, एक हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक वृत्त बना लिए। अब इसमें क्या बोला है कि 70 80
90 120 के क्या दिए गए हैं, ए बी सी के पाई चार्ट दिए हैं। ठीक है, तो हम भाई पाई चार्ट बना लेते हैं। कितना 70, ठीक है 70, पहले क्या है, सॉरी बोला पहले ए बी, मतलब ए बी, ए कितना है 120 है, ए मान लेते हैं, बी ए मान लेते हैं, सी ए मान लेते हैं और डी ए मान लेते हैं। ए कितना दिया 120, बी का 80, सी का 70 और डी का 90। ठीक है, अब क्या बोलता है इसमें कि अब इसमें क्या करता है कि सभी को ऐड कर लेते हैं। कितना दिया हुआ है, ये 360 हो गया। कैसे, 120 80 200 290 और 90 70 360। ठीक है, टुल कितनी जाती है 540, 540 है। और हमको किसका देखना है, बी की मत देखना है। बी का मत कितना है 80 है, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व कर 20 540 टोटल विद्यार्थी हो गए। अब बी का मत देखना है 80 कितने में 360 में, बस ये सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो गया। 0 0 कैंसिल हो गया और ये कहते हैं कि 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 4 नहीं 36 और न छक्का 54 60, 60 दूनी 120, तो क्या आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया 120। ठीक है, देखिए इस तरह क्वेश्चन आपसे कैसे बनेंगे, जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन सी टेट का एग्जाम दीजिए, एमपी टेट का एग्जाम दीजिए, आपसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मैथ का। और इसके बाद मैं 2011 से 2040 के बीच की इंग्लिश सीरीज, CDP, हिंदी और EVS की लेके आऊँगा मैथ के कंप्लीट होने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्न तालिका में 4 मित्रों के अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांक दर्शाए गए हैं। ठीक है, 4 मित्रों के गणित के प्राप्तांक दिए गए हैं। क्या है, योगेश के, जोसेफ के, विनीता के और दीपिका के। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प ज्ञात करिए। देखिए इसमें क्या है, आपको सभी के अंक तो दिए गए हैं, अब देखना है किससे कितना है। पहला क्या ऑप्शन बोलता है, जोसेफ को अंग्रेजी में अधिकतम लेकिन गणित में न्यूनतम अंक मिले। जोसेफ को क्या है, गणित में अधिकतम और लेकिन अंग्रेजी में अधिकतम और गणित में न्यूनतम अंक मिले। ठीक है, क्या बोलते हैं सही विकल्प क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहला क्या होता है, जोसेफ पहला क्या है, जोसेफ बोल रहा है, जोसेफ को अंग्रेजी में अधिकतम और गणित में न्यूनतम। तो जोसेफ को टोटल कितने अंक मिले, 75 और 68 को जोड़ी कितना आ गया 143। योगेश को कितने मिले, योगेश को कितने मिले 72 और 64 कितना हो जाएगा 136। ऐसे विनीता को कितने मिले 69 79 कितना आ जाएगा 148। और दीपिका को कितने मिले 73 और 76, तो 639 और 714 149। तो क्या बोला पहला, जोसेफ को अंग्रेजी में अधिकतम लेकिन गणित में न्यूनतम अंक मिले। दूसरा ऑप्शन बोलता है दीपिका को अंग्रेजी और गणित दोनों मिलाकर अधिकतम अंक मिले। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2। दीपिका को क्या है, अंग्रेजी और गणित दोनों मिला कितने मिले 149 मिले, मतलब ये क्या है सही विकल्प क्या है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गणित में प्रमेयों को सिद्ध किया जा सकता है। गणित में जो प्रमेय दी जाती हैं उसको निगमन विधि द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले की ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। देखिए ज्यामितीय चिंतन, अगर हमारा सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं तो मैं वैन हेले की ज्यामितीय चिंतन के 5 स्तरों को बताया हूँ। 5 स्तर क्या हैं, 0 1 2 3 और 4। हम इसमें सभी स्तर क्या क्या कहते हैं उन चिंतनों के बारे में बताया है। तो कृपया हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में जाइए और ज्यामितीय चिंतन के बारे में जानिए, तब जाके आप हमारे अगले वीडियो देखिए। क्योंकि ज्यामितीय चिंतन के बारे में आपको डिटेल से क्वेश्चनों के बीच में बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यामितीय चिंतन में क्या बोला गया है कि वैन हेले की ज्यामितीय चिंतन के अनुसार स्तर विकारात्मक, अनुक्रमिक और स्तर ज्यामिति में मूर्त से अमूर्त चिंतन की ओर चलते हैं, परंतु स्तर आयु पर आधारित नहीं है। ये वैन हेले का ज्यामितीय चिंतन के बारे में ये कहता है। तो उसमें क्या है, वो स्तर आयु पर निर्भर नहीं है, वो आयु के बारे में आपको नहीं बताएगा। वो स्तर विकारात्मक, स्तर
अनुकृति और स्तर ज्यामिति के मूर्त से अमूर्त चिंतन की ओर ले चलते हैं, लेकिन ये स्तर आयु पर निर्भर नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये बारे में सही नहीं है क्या, स्तर आयु पर निर्भर, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वैन हेले की ज्यामिति जिसमें आपको गारंटी देता हूँ, दो क्वेश्चन आपके रखे हुए हैं, इसीलिए आप इनको इस पूरी सीरीज को पूरा देखिए। मैं अभी एक वीडियो लेके आऊँगा, देखिए जिसमें 2005, 2005 की पाठ्यचर्या रूपरेखा और 2020 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और एक होना वैन हेले, इससे और एक क्या हो गया वैन हेले, इससे मिला के आपका 10 क्वेश्चन आज, इससे मिला के आपके 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि इससे आपको 2-3 क्वेश्चन आएंगे, इससे आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे, और वैन हेले से मिलकर आपको 2-3 क्वेश्चन आएंगे, तो इससे मिलकर 8 से 10 के बीच में आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित खेलों के उपयोग के लिए सत्य है। बाहर की आवाज़ आ रही है क्योंकि बारिश हो रही है, तो कृपया थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कथन गणित के खेलों के उपयोग के लिए सत्य है। ठीक, कौन सा कथन गणित में खेलों के उपयोग के लिए सत्य है। तो पहला ऑप्शन बोलता है नवीन अवधारणाओं का विकास केवल औपचारिक भाषणों से किया जाता है। देखिए यहाँ पे केवल आ गया, औपचारिक भाषण से क्या खेलों के उपयोग गणित के खेलों की उपयोगिता बढ़ेगी क्या, केवल भाषण देनी तो क्या उसकी गणित में खेलों की उपयोगिता बढ़ेगी, नहीं, पहला ऑप्शन आपका सत्य नहीं है। दूसरा क्या बोला है, नए विकसित गणितीय कौशल के अभ्यास के लिए खेलों का प्रभावी रूप में उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही। क्या नए विकसित गणितीय कौशल के अभ्यास के लिए खेलों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है। तीसरा क्या बोलता है, खेल आकलन के लिए उपयोगी नहीं किया सकते, और ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। देखिए मैथ पेडागोजी में क्या है कि आपको 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछेंगे और 15 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल पूछेंगे। तो थ्योरेटिकल में भी आपसे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल जो होंगे एक्यूरेट, जैसे वैन हेले हो गया, 2020 हो गया, 2022 हो गया, तो इनसे पूछेगा, 2020 हो गया, 2005 हो गया, तो इनसे आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए मैं आपसे एक 2000 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए, मैं उसका एक पूरी सीरीज लेके आऊँगा, उसको एक ही वीडियो में कवर करूँगा। और वैन हेले, ये 3 इंपॉर्टेंट है आपको पेडागोजी से, जो आपने देखे होंगे, अगर सीरीज देख रहे होंगे तो ये रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, संश्लेषित विधि में हम अग्रसर होते हैं। संश्लेषित विधि हम कैसे अग्रसर होते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर, उदाहरण से निगमन की ओर। देखिए अगर आप डीएलएड का एग्जाम दिए हुए हैं, डीएलएड की आप पढ़ाई किए हुए हैं, तो आपको संश्लेषण विधि को अच्छे से पता होगी। और ये क्या, हाँ, जो डीएलएड में होता है तो इसमें बताया गया है कि संश्लेषण विधि में हम ज्ञान से अज्ञान की ओर क्या होते हैं, जाते हैं। संश्लेषण विधि में क्या होता है, हम वस्तु की सूक्ष्म पार्ट को एकत्रित कर अध्ययन करते हैं, इसमें ज्ञात राशियों की सहायता से अज्ञात की ओर चलते हैं। तो संश्लेषण विधि का मतलब होता है कि हम किसी छोटे पैटर्न का अध्ययन करते हैं और इसमें हम ज्ञात राशियों से अज्ञात राशियों की ओर चलते हैं, यही संश्लेषण विधि है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में डैश डैश जरूरी होनी चाहिए। देखिए क्या क्या जरूरी होनी चाहिए। पहला बोला है तकनीकी गणित शब्दावली, दूसरा बोला है गणितीय कहानियाँ, खेल और क्रियाकलाप, तीसरा बोला है प्रश्न हल करने की औपचारिक कलन विधि, और चौथा बोला है गणित संप्रत्यों की सटीक परिभाषा। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार गणित के प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में, जो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें होती हैं, उसमें गणितीय कहानियाँ, खेल और क्रियाकलापों का होना जरूरी है। तो इस प्रकार से हमें और क्या मिलता है, गणितीय कहानियाँ, खेल और क्रियाकलाप किसे मिलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में मिलते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के शिक्षण और अधिगमन केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, कहाँ केंद्रित होना चाहिए। पहला ऑप्शन बोल रहा है गणितीय शब्दावली के अधिगमन पर, दूसरा बोल रहा है कलन विधियों की कंठस्थ करने पर, दूसरा तो गलत हो गया, क्यों कि हमें किसी भी चीज़ को याद नहीं रखना है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा क्या बोला है, गतिविधियों के माध्यम से गणितीय परीक्षणों पर और प्रश्नों को हल करने के गहन अभ्यास,
ऑप्शन नंबर 4 ही गलत हो गया, क्योंकि आप सिर्फ प्रश्नों को हल करेंगे तो आपका गणितीय कौशल कैसे बढ़ेगा। और क्या बोला है कि गणित का शिक्षण में अध्ययन केंद्रित होना चाहिए, मेन फोकस आपको किस में होना चाहिए, गणित की शब्दावली अध्ययन पर। बिल्कुल गलत। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। क्या होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2004 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित का शिक्षण एवं अधिगमन गतिविधियों के माध्यम से तथा गणितीय परीक्षण पर आधारित होना चाहिए, जिसके द्वारा वो क्या हो सकता है, केंद्रित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो गया कि गतिविधियों के माध्यम से गणितीय परीक्षकों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रगति के बारे में सही नहीं है। देखिए, आपको सही नहीं है, सत्य नहीं है में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो क्या बोलता है, पहला गणित की प्रगति के बारे में सही नहीं है। पहला बोलता है यह तार्किक विवेचन पर आधारित है। ये क्या है, ये तो बिल्कुल सही है, मतलब ये वाला क्या है, आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट दूसरा क्या बोलता है, इसकी अपनी विशिष्ट भाषा और चिन्ह है। बिल्कुल सही, मतलब ये भी सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा क्या बोला है, यह प्रकृति में अमूर्त है। ये प्रकृति में अमूर्त है, बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। चौथा बोलता है अन्य विषयों में इसकी अति सीमित अनुप्रयोग है। इसमें क्या होता है, अन्य प्रकृति में इसका असीमित प्रयोग है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो गया, मतलब ये सही नहीं है। ठीक है क्या कहता है इसमें कि देखिए, इसमें जो होती है गणित की प्रकृति जो होती है निगमात्मक और आगात्मक है। ठीक है, गणित की प्रकृति क्या होती है, निगमात्मक और आगमात्मक है। और इसकी प्रकृति कैसे होती है, जैसे ये तार्किक विवेचन पर आधारित है, इसकी अपनी विशिष्ट भाषा और चिन्ह है, इसकी प्रकृति अमूर्त है। यह अन्य विषयों में क्या होता है कि इसकी अन्य विषयों में इसका असीमित है, असीमित प्रयोग हो। और इसमें क्या बोला है, असीमित अनुप्रयोग पूछा बोल दिया। ठीक है, तो यहीं से आप ये क्या सही नहीं है, मतलब सही नहीं, मतलब ये ऑप्शन नंबर 4 आपका यही होगा, क्योंकि आपको क्या पूछा है, सही नहीं है। तो जो गणित की प्रकृति होती है कैसे होती है, निगमात्मक और अगनात्मक होती है, जिसमें से सारे तीनों आते हैं। आता ही है, लेकिन यहाँ पे क्या सिर्फ प्रयोग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, प्रयोग होता तो भी सही होता, लेकिन अनुप्रयोग पूछ दिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को भिन्न सिखाने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। चलिए यहाँ पे देखिए कि क्या सबसे कम उपयुक्त है, भिन्न सिखाने के लिए सबसे कम उपयुक्त कौन सा है। पहला बोलता है भिन्नों की चित्रीय निरूपण का उपयोग करके। देखिए, भिन्नों का चित्रीय निरूपण करने पे क्या का सिखा सकते हैं, बिल्कुल सिखा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या पूछा, सबसे कम उपयुक्त कौन सा है। दूसरा क्या बोलता है, परिभाषाओं के उपयोग से भिन्नों और प्रकृति सिद्धांतों के बीच अंतर करना। तीसरा क्या बोलता है, हिस्से और पूरे संबंधों वाले दैनिक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करना। ये भी सही है, ये सबसे कम उपयुक्त नहीं है, ये भी सही लग रहा है, सबसे कम भी पूछा है। तो और चौथा बोला विभिन्न भिन्नों के निरूपण करने के लिए पेपर फोल्डिंग तकनीक का उपयोग करना। बिल्कुल सही कर सकते हैं, लेकिन सबसे कम उपयुक्त कौन है, जिसके द्वारा हम उसको नहीं सिखा सकते, मतलब सिखा सकते हैं लेकिन इतना उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। परिभाषाओं के द्वारा हम उनको आसानी से भिन्नों को नहीं सिखा सकते, उनको रटवाना नहीं हमको, तो मतलब हम तो उनको बता सकते हैं कि भिन्न परिभाषाओं के माध्यम से अनुसार, लेकिन सबसे कम उपयुक्त यही होगा इन चारों को देखते हुए। ठीक है, चारों तो सही हैं, लेकिन इसमें पूछा सबसे कम उपयुक्त कौन सा होगा, तो सबसे कम उपयुक्त क्या होगा, परिभाषाओं के माध्यम से। ठीक है, कि प्राथमिक स्तर में विद्यार्थियों को भिन्न सिखाने के लिए अधिक उपयुक्त विधि क्या है, भिन्नों के चित्रण निरूपण का उपयोग, हिस्से और पूरे संबंधों वाले दैनिक जीवन में उदाहरणों का उपयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, विभिन्न भिन्नों को निरूपित करने के लिए पेपर होल्डिंग तकनीक का उपयोग करना। और लेकिन परिभाषाओं का उपयोग भी होता है, लेकिन इसमें सबसे कम पूछा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम उपयुक्त यही है, क्योंकि परिभाषाओं के माध्यम से भिन्नों को सिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास विकल्प दिया हुआ है तो सबसे कम उपयुक्त इसी को माना जाएगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होते हैं, तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सारी वीडियो देखिए और अपना ख्याल रखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हम जो भी क्वेश्चन अपलोड करें, जो भी वीडियो अपलोड करें, तो सीधे आप तक पहुँचे। तो आप कैसे पहुँचेंगे, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे। तो चलिए,
वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।